देखिए कल हमने लास्ट में, आपको आवाज आ रही है सब लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है? इज इट ऑडिबल? सुन रहे हैं ना सबको? सुन रहे हैं ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखिए इसमें हमने E वाला आर मैक्सिमम का मतलब हमने क्या बताया कि जब कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल एंजाइम ई नोट इज इक्वल टू ई एस। का मतलब समझते हो? ये सारे के सारे जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइंड है। क्या है? सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइंड है, इस वजह से वो ईएस हो गया। ठीक है, ई नोट जो है इसके बराबर हो गया, ईएस के बराबर हो गया। इट मींस सारे के सारे एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइंड है। इसका मतलब सबके सब सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ई नोट इज इक्वल टू क्या हो गया? ईएस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम रेट। तो अब देखिए ये जो आपका फार्मूला है, विच इज वी कैन से दैट K2ES, ये R है। R क्या है? R का मतलब रेट, रेट ऑफ रिएक्शन है ना। रेट का मतलब किसी भी टाइम पे कितनी रेट है। अब ये मैक्सिमम कब होगी? जब ये ES जो है, ये वाला जो ES है, ये ES क्या हो जाए? पूरा का पूरा ई नोट के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? ई नोट के बराबर हो जाए। तो इसको बोल सकते हैं R को R मैक्स बोलेंगे जब K2 E नोट हो जाए। K2 ES की जगह क्या हो जाए? E नोट हो जाए। तो K2 E नोट बराबर R मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब R मैक्सिमम हो जाएगा तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इस R मैक्सिमम का जो वर्ड आ रहा है, इसमें अपन ये कह सकते हैं कि K2 ES की जगह पे अपन क्या कह सकते हैं? E नोट। K2 ES को क्या लिख सकते हैं अपन? K2 E नोट, और K2 E नोट को क्या लिख सकते हैं? R मैक्सिमम। तो देखिए ये इक्वेशन जो है R बराबर क्या बनेगी? K1, और इसमें से K2 E नोट को हो गया है। हाइलाइटर कहाँ चला गया? उस वजह से इसमें अपन कह सकते हैं कि ये जो K1 गामा मैक्सिमम है, ये R मैक्सिमम कहां से लिया है मैंने? K2 E नोट की जगह से लिया। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन गया? K1 R मैक्स S की कंसंट्रेशन अपॉन K1 S अपॉन प्लस K-1 प्लस K2। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इस इक्वेशन देखिए, आपको केवल सबस्ट्रेट नजर आ रहा है ना, यहाँ पे E है ना यहाँ पे ES है, कुछ भी नहीं है ना। जो भी है केवल क्या है? सबस्ट्रेट है। अब मैं क्या करूंगा कि डिवाइड राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर बाय K1। अगर मैं इसको K1 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या होगा? K1 से जब डिवाइड करोगे तो देखो, पूरी इक्वेशन को K1 से डिवाइड करने का मतलब कितने पद होंगे? इसमें 3 पद है। पहला पद कौन है? ध्यान से समझना, आप साथ के साथ इसको लिख लेना या फिर क्लास को पूरी होने के बाद लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि इसमें फिर चक्कर पड़ जाएगा आपको। इसमें मैं कह सकता हूं जब ऊपर वाले पद को K1 से डिवाइड करेंगे तो केवल R मैक्स S बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे R मैक्स कहां से आया समझ में आ गया? K2 E नोट की जगह मैंने क्या लिखा है? R मैक्सिमम लिखा है। K2 ES को K2 E नोट लिख दिया, क्योंकि जब मैक्सिमम रेट कब होगी? जब सारे के सारे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ में कंबाइंड है। क्लियर है भाई सब लोगों को? तो मैंने उसको ES लिख दिया। अब आगे देखिए, K1 R मैक्स S, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो K1 है, इसको मैं पूरी इक्वेशन को यदि K1 से डिवाइड करूं तो यहां से K1 कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा? R मैक्स S बचेगा। ये देखो R मैक्स S आ रहा है। ठीक है, दूसरा पद कौन सा? ये वाला K1S। कौन सा पद है दूसरा वाला? K1S। इस K1S को भी डिवाइड करेंगे K1 से, पूरी को करना पड़ेगा ना पूरी इक्वेशन को। तो क्या कहा? ये भी S बचेगा केवल। तो यहाँ पे देखो केवल S है। अच्छा, ऐसे अगर आप ऐसा थोड़ी है कि मैथमेटिक्स में 2 को कर दिया, तीसरे को छोड़ दिया, नहीं, पूरे को ही करना पड़ेगा। तो तीसरे को जब अपन करेंगे K1 से, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? K-1 प्लस K2 अपॉन K1। इस तरीके से K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ये समझ में आया कि नहीं आया? उस फार्मूले से इस फार्मूले को कैसे लिखा गया है आप देख लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, इसको हमें आगे देखना है। यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़े। इस फॉर्मूले में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ जी, क्लियर है? पहले आगे पूरी इक्वेशन को जब K1 से सॉरी डिवाइड करेंगे तो उसमें 3 पद बन रहे हैं। एक तो ऊपर वाला अंश जिसको न्यूमरेटर बोलेंगे, डिनोमिनेटर में 2 पद हैं। कौन कौन से पद हैं? एक तो आपका पद है K1S और एक पद है K-1 प्लस K2। तो ऊपर वाले को K1 से डिवाइड किया तो K1 कैंसिल हो गया, नीचे K1S को डिवाइड किया तो K1 कैंसिल हो गया, तो S बच गया। तीसरे में K1 है नहीं, इसलिए K-1 प्लस K2 अपॉन K1 बच जाएगा।
अब ये तीनों के तीनों जो कांस्टेंट हैं इनको मिलाकर के एक नया कांस्टेंट बोलेंगे एंड देन इट इज कॉल्ड Kn। Kn क्यों? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन दी थी उसने इसको अपना नाम दिया एंड दैट विल बी कॉल्ड इस मेंटन कांस्टेंट। कौन सी कांस्टेंट बोलेंगे इसके को? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने इस एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के लिए इक्वेशन डराइव करी थी। इक्वेशन क्या करी थी? डराइव करी थी। इस वजह से इसका जो कांस्टेंट है वो क्या जाएगा? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट आ जाएगा। Km क्या बोलेंगे इसको? Km बोल देंगे, K-1 प्लस K2 अपॉन K1 तीनों को मिला के। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी? R बराबर R max S, ये वाला R max X प्लस सबस्ट्रेट प्लस Km एंड दैट विल बी कॉल्ड माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। और ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा? Km माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट का फार्मूला क्या है? K-1 प्लस K2 अपॉन K1। यदि अपन ने फर्स्ट स्टेप को K1 लिया है, रिवर्सिबल जो सेकंड स्टेप है उसको K-1 लिया है और थर्ड स्टेप को क्या लिया है? K2 लिया है। अगर मैं पहले को K1 लूं, दूसरे को K2 लूं और तीसरे को K3 लूं तो फिर ये स्टेप क्या बन जाएगा? K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K1। K2 प्लस K3 आ जाएगा ना। अरे भाई K-1 को K2 बोलेंगे तो फिर K2 को क्या बोलना पड़ेगा? K3 बोलना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में उसने K-1 यूज कर रखा है कि K2 यूज कर रखा है। क्लियर है भाई सब लोगों को? तो ये कांस्टेंट भी याद रहना चाहिए और इक्वेशन भी याद रहनी चाहिए। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? राइट मैक्सिमम कांस्टेंट। अब ये देखिए बन जाएगा ये K1 डैश K2 डैश, जैसे अपन यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसने K डैश यूज कर लिया तो उस तरीके से K बन जाएगा। अगर मैं K1 K2 K3 यूज करूंगा तो वैसे बन जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सिंबल आपने माइकेलिस मेंटन इक्वेशन के लिए काम में लिया है उस इक्वेशन को अपन लिखेंगे। क्लियर है आप लोगों को ये वाली बात? ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट देखिए, अब देखो इसने यहाँ पे K1 K2 K3 लिखा है ना। देख लीजिए आप इस इक्वेशन में, वहां पे K डैश लिखा था, K1 K2 K3 लिखा था। अब फॉर्मूला क्या बन गया माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट का? K2 प्लस K3 प्लस K1। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर कर लेना। आपको तीन फार्मूले 100% याद होनी चाहिए। कौन सा फार्मूला? पहला फार्मूला है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट का, which is equal to Km बराबर K1 सॉरी K2 प्लस K3 अपॉन K1। यदि मैं यूज करता हूँ K1 K2 K3 और एक Rmax का भी फार्मूला, जैसे Rmax का वहां पे K1 K-1 K2 लिया था तो अपना K2 ई नोट आया था और अब क्या जाएगा Rmax में? K3 ई नोट आएगा कि नहीं आएगा? अगर अपन K3 लेंगे तो K3 ई नोट आएगा। तो मैक्सिमम रेट का फार्मूला भी ध्यान रखना, ये भी अलग से पूछते हैं। आर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेट क्या होगी? न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला तो ये है S अपॉन S प्लस Km। ये फाइनल रेट इक्वेशन है। इस रेट इक्वेशन में देयर इज नो इंटरमीडिएट, देयर इज नो E, देयर इज नो ES एंड देयर इज ओनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जगह पे आएगा आपका सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंड आपका केवल ई नोट। ई नोट तो है ना इसके अंदर, आर मैक्सिमम में ई नोट आ रहा है क्या? अरे मैंने आपको बता दिया कि ई नोट तो ले सकते हैं क्योंकि ई नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड वी नो अबाउट द ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ई नोट। क्लियर है सब लोगों को? चले आगे, ये क्वेश्चन क्लियर हुई सब लोगों को? आगे चलते हैं। यूनिट ऑफ माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट देखिए कैसे, यूनिट ऑफ माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट कैसे होगी देखो। अब बताओ जरा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले अब आप इसमें आपको बताया कि कांस्टेंट कि इसका फार्मूला क्या है माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट का? K-1 प्लस K2 प्लस सॉरी K-1 प्लस K2 अपॉन K1। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन की केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है या आपने 12th लेवल की केमिकल काइनेटिक्स यदि पढ़ी है तो उसमें आप ये देख पाएंगे कि क्या कि जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद है कि कोटि चेंज होगी तो रेट कांस्टेंट की कोटि भी चेंज होगी। जैसे जो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, सबको पता होगा। अपन निकालते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है आपका मोल इनवर्स लीटर सेकंड। अरे अपन निकालते हैं नहीं तो बताओगे ना आपके 1 - n बराबर फॉर्मूला लिख करके निकालते हैं।
तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि K-1 जो पद था, कौन सा पद है? K-1 का जो पद था वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है या द्वितीय कोटि है कि जीरो ऑर्डर है? ऐसे ही K2 जो पद था वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? K1 जो पद था वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं K-1 की बात करता हूँ, तो आप देख सकते हैं K-1 यहाँ पे ये वाला है ना, ES से ये E प्लस एस बनना ही तो K-1 था। अरे ES से E प्लस एस का बनना ही तो K-1 है, तो इसका मतलब अभिकारक यहाँ पे एक हुआ कि नहीं हुआ? अरे इधर जाने के लिए जो रिएक्शन होगी तो उसके लिए रिएक्टेंट ये होगा कि नहीं होगा? K-1। तो ये प्रथम कोटि होगा कि नहीं होगा? तो प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक क्या होगा? सेकंड इनवर्स होगा कि नहीं होगा? सेकंड इनवर्स। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? फिर प्लस K2। अब K2 में देखिए, इधर से इधर जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? K1 क्या हो जाएगा? E प्लस एस। तो इसके लिए कौन से ऑर्डर की होगी? सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर के लिए कौन सा होगा? मीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरीके से इसका फॉर्मूला अपन निकाल देंगे। फर्स्ट स्टेप सेकंड ऑर्डर, सेकंड स्टेप फर्स्ट ऑर्डर एंड थर्ड स्टेप फर्स्ट ऑर्डर। इसमें गलत लिख रखा है, सेकंड इनवर्स 4 आएगा ये, तो आप करके देखना। कर लोगे आराम से, इसमें गलत है ये ध्यान रखना, क्योंकि सेकंड इनवर्स प्लस सेकंड इनवर्स है तो 2 सेकंड इनवर्स होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों की दोनों यूनिट सेकंड इनवर्स हो जाएंगी ना, तो सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब माइकल्स मेंटेनेंस फ्लोट देख लीजिए, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ये नेट वगैरह की क्वेश्चन के साथ है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैंने सिंपल बता दिया कि जो रेट कांस्टेंट जिस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए है उस ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट उस अकॉर्डिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो सेकंड इनवर्स होता है उसका रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो मोल पर लीटर पर सेकंड होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड होगी। समझ आएगी नहीं आए? इस तरीके से अपन इसका करते हैं। नेक्स्ट, माइकलिस मेंटन प्लॉट। माइकलिस मेंटन प्लॉट के लिए देखिए क्या है सिस्टम। प्लॉट रेट वर्सेस सबस्टिट्यूट, ये समझना भाई, ये बना के आना पड़ेगा आपको, माइकलिस मेंटन प्लॉट। ध्यान दीजिएगा, आपकी इक्वेशन में वापस से लिख रहा हूं, R बराबर R मैक्स। अच्छा, ये आपको छोटा सा हाथ का निशान दिख रहा है आप लोगों को जहां पे मैं चला रहा हूँ स्लाइड के ऊपर, या नहीं दिख रहा? भाई जहां पे ये मेरा एक छोटा सा पाम हथेली का निशान दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? हाँ तो सर। ये भाई जहां पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरा मन कहता है कि अब की बार माइकलिस मेंटन इक्वेशन आनी चाहिए एग्जाम के अंदर, एंजाइम कैटालिसिस आना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इस माइकलिस मेंटन प्लॉट को बना के आएंगे, डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है, लेकिन जब तक वो कर्व बना करके नहीं आएंगे, ग्राफ बना करके नहीं आएंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और इतना सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने पढ़ लिया तो आराम से इस क्वेश्चन को आप अटेंड करके आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये आपका फार्मूला है R बराबर R मैक्स इनटू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय सबस्ट्रेट प्लस Q। अब आप समझिए, ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर R तो हो गया y का मतलब जानते हो y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली एक्सिस, खड़ी एक्सिस, जिसको देखो यहाँ पे R ले रखा है कि नहीं ले रखा है? ये हमेशा चर राशि होती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या होती है? चर राशियां होती है। आपको पता है कई प्रकार के कर्व बनते हैं, y बराबर mx भी बनता है, y बराबर mx स्क्वायर भी बनता है, y बराबर माइनस mx भी बनता है, y बराबर mx प्लस c भी बनता है, y बराबर माइनस mx प्लस c भी बनता है, जिसमें m और c क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पे मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। तो आप इसको ये देखिए कि ये y कौन आर नहीं है, y का मतलब y एक्सिस पे कौन होगा? x अक्ष और y अक्ष दो अक्ष होती नहीं होती, तो y एक्सिस पे कौन होगा? r होगा। r बराबर रेट क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे अपन? रेट, जो अभिक्रिया का वेग है। और x कौन होगा? ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। मतलब क्या है इस कर्व का? मतलब ये है कि यदि मैं इस अभिक्रिया में, एंजाइम कैटालिसिस अभिक्रिया में, यदि अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाऊं, किसको बढ़ाऊं? अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाऊं, तो उसको बढ़ाने की वजह से क्या होगा? उसको बढ़ाने की वजह से उसके अंदर क्या नाम है, रेट में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे?
उस अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊं। तो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है, सबस्ट्रेट, क्या ले रखा है, सबस्ट्रेट। अब इसमें पता है ये एक टिपिकल कर्व है जो आप एमएससी लेवल पे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन लेवल पे इस टाइप के कर्व नहीं पढ़ने को मिलते, इतने टफ नहीं आते। इसमें क्या है, आप देखिए सबस्ट्रेट ऊपर भी प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट नीचे भी प्रेजेंट है। अब ऊपर वाला सबस्ट्रेट तो ये कहता है कि जब आप सबस्ट्रेट होगे तो वो अभिक्रिया की वेग के समानुपाती। अरे ऊपर रहने का मतलब किसी भी फार्मूले में जब ऊपर कोई चीज है, अंश में कोई चीज है, तो मतलब यही तो है ना कि उसके समानुपाती है कि नहीं है, हमें वो Yes, समानुपाती है कि नहीं है। और अगर नीचे है तो क्या बोलते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपाती। तो एक ही बार में दो सेंटेंस कैसे हो सकता है, एक तो कह रहा है समानुपाती है, एक कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं किसकी मानूं, ऊपर भी सबस्ट्रेट है नीचे भी सबस्ट्रेट है, ऊपर ये रहा सबस्ट्रेट नीचे ये रहा सबस्ट्रेट। ऊपर का मतलब जब सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो आर बढ़ना चाहिए, नीचे वाला सबस्ट्रेट क्या कह रहा है कि जब सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो आर क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंडीशन पे सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंडीशन पे सोल्व। कंडीशन का मतलब समझते हो कि मैं कंडीशन लूं कि या तो मैं एस को रख लूं या फिर मैं के एम को रख लूं। यहाँ पे दो पद है, एस है नीचे वाला, ऊपर वाला तो क्लियर है, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले में प्रॉब्लम है। या तो मैं एस को रख लूं या फिर मैं के एम को रख लूं। तो मुझे यू हैव टू यूज सम कंडीशंस फॉर सॉल्विंग दिस कर्व। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस का मतलब क्या है, इफ के एम इज ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Km is greater than सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब समझते हो कि यदि Km का मान सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा, यदि Km का मान सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा, यदि Km का मान सबस्ट्रेट से बहुत ज्यादा है, उस वक्त केस में क्या होगा, Km की तुलना में S को इग्नोर किया जा सकता है। Km की तुलना में S को क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस कंडीशन को फॉलो कराओगे तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि सबस्ट्रेट को हटा दूं, केवल क्या लिख दूं, केएम लिख दूं कि नहीं लिख दूं। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को ये वाली बात। भाई जब मैं केएम को बहुत बड़ा मान लूंगा तो सबस्ट्रेट को, मैंने आपको बताया था ना कि 1,01,000 के सामने 1 रुपए को 1,00,000 के सामने इग्नोर कर सकते हैं, तो 1,00,000 लिख सकते हैं। वैसे ही केएम और एस को यदि केएम को बहुत ज्यादा मान लूं, इफ केएम इज ग्रेटर देन एस, देन एस कैन बी इग्नोर्ड विद रिस्पेक्ट टू केएम। तो मैंने यहाँ पे केएम लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए आगे चलिए, इसके बाद में क्या होगा कि आप ये देख सकते हैं आर बराबर आर मैक्स इंटू एस अपॉन के एम आ गया कि नहीं आ गया। अब ये सीधा सीधा एस और आर के बीच में आर मैक्स और के एम को क्या मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ। तो क्या ये फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट नहीं हो गया क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो गई क्या एक तरीके से। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं है कि सबस्ट्रेट को बढ़ाओगे तो आर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे कितना है कि नहीं बता देना, क्योंकि केवल एक, अब एक ऐसे तो बचा है। तो आपने देखा शुरू शुरू में जब कर्व यू बढ़ेगा, इसका मतलब ये जो सीधी लाइन आ रही है जहां पे मेरा हाथ चल रहा है, इसको देखिए ये क्या कह रहा है, ऐसे सीधी लाइन का मतलब होता है कि जब सबस्ट्रेट बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, मतलब इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिखा है, क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, समझ आएगी नहीं यार। अगर जीरो ऑर्डर होता तो ये कर्व कैसे आता है, यू आता है, ऐसे सीधा था, मतलब उस पर निर्भर नहीं करी। यू आने का मतलब सीधा बढ़ रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सो रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, y बराबर mx प्लस c से हो गया, y बराबर mx, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ सबस्ट्रेट इज ग्रेटर देन km, इफ सबस्ट्रेट इज ग्रेटर देन km, तो उस कंडीशन में क्या कर सकता हूं मैं, km को इग्नोर कर दूंगा और क्या लिख दूंगा, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो s प्लस km की जगह पे केवल s लिखेंगे। जब s लिखेंगे तो s से s कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ऊपर नीचे वाला, अरे होगा कि नहीं होगा। तो अब फाइनल इक्वेशन के अंदर केवल क्या बचेगा, r बराबर rmx। इसका मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन नहीं बची, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन नहीं बची, इसका मतलब सबस्ट्रेट के प्रति अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर की होगी कि नहीं होगी। तो जीरो ऑर्डर के लिए कैसा कर्व बनेगा, देखो ये वाला कर्व बनेगा। तो ए कंडीशन के ऊपर जब Km S से बहुत बड़ा है उस वक्त अभिक्रिया वेग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पालन करता है, और जब S Km से बहुत बड़ा होगा तो अभिक्रिया वेग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पालन करता है। तो जब इन दोनों कर्वों को मैं मिलाऊंगा, अच्छा तीसरी कंडीशन को देख लीजिए कि इफ S इज इक्वल टू Km, भाई एक बार S को बड़ा कर दिया, एक बार Km को बड़ा कर दिया, तो यदि मैं दोनों को बराबर करूं, भाई जब एक बार S बड़ा है और एक बार Km बड़ा है, तो फिर कोई ना कोई कंडीशन में दोनों एक दूसरे के बराबर भी तो होंगे।
और जब बराबर होंगे तो मैं s प्लस के एम को s प्लस एस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अरे भाई तो s लिख दो, जब के एम एस के बराबर है तो उसको 2s बोल दूंगा, 2s बोलूंगा तो s s क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा r max by 2। इसका मतलब क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, जब km का मान माइकलिस मेंटन कांस्टेंट का मान सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बराबर होता है तो उस वक्त अभिक्रिया का वेग अपने अधिकतम वेग का आधा होता है, अपने अधिकतम वेग का आधा होता है। If the concentration of substrate is almost equal to the Michaelis-Menten constant, then we can say that the rate of reaction is exactly half of the maximum rate। अपने अधिकतम वेग का क्या होगा, आधा होगा, अधिकतम वेग का आधा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वेयर इज द कंडीशन व्हेन Rmax is equal to R is equal to Rmax by 2, then that is a condition of S is equal to K। क्लियर है? तो अब इनको मिलाकर के अगर मैं करो प्लॉट करूंगा तो कैसा कर्व आएगा बताइए जरा, किस तरीके का कर्व आएगा? मेरे पास में बनाने के लिए कुछ है नहीं, ये तो मैं आपको बना के दिखाता इसमें। मतलब इसको क्या करना है, इस तरीके से जोड़ना है। देखिए इधर देख लीजिए इस चीज को, रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है कोई बात नहीं। ये देखो यू पहले फर्स्ट ऑर्डर हो गया और फिर बाद में क्या हो गया, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर एंड देन जीरो। समझ आ गई नहीं है सब लोगों को? ये पहले फर्स्ट ऑर्डर हुई फिर क्या हो गई, जीरो। ऐसे पूरा करो, मतलब ये कर्व यू ना जा करके सीधा नहीं जाएगा, पहले यू या तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई, तो इस कंडीशन में क्या आएगा, जहां पे मेरा हाथ चल रहा है, देखिए जहां पे मेरा हाथ चल रहा है वहां पे क्या कह सकते हैं अपन कि ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। फिर आगे जाके सीधी हो जाएगी इस तरीके। ये सीधी हो रही है कि नहीं हो रही, जीरो ऑर्डर लिख रहा है जहां पे, अरे जीरो ऑर्डर लिख रहा है ना यहाँ पे, इधर फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर तक तो सीधी लाइन, जीरो ऑर्डर पे स्ट्रेट, बीच में जो डैश 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 हो रहा है ये कौन सी हो जाएगी, भिन्नात्मक कोटि। भिन्नात्मक कोटि क्यों, पहले फर्स्ट ऑर्डर है फिर जीरो ऑर्डर है तो फिर बीच में क्या आएगा, 0.9 0.8 0.7 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कर्व यू हो जाएगा इस तरीके से। ये फाइनल कर्व होगा, माइकलिस मेंटन प्लॉट होगा, ये आपका माइकलिस मेंटन प्लॉट हो गया। लीनियर वर्क प्लॉट अपने सिलेबस में इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका पूरा माइकलिस मेंटन इक्वेशन है। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ भाई, इसमें कुछ पूछना है? इक्वेशंस मैंने आप लोगों को बता दी है, और मैंने इसकी इक्वेशन बता दी है और आज का प्लॉट बता दिया, इसकी कैलकुलेशन बता दी है। अब इसके अंदर अपन जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वो क्या करेंगे अपन, क्या कहते हैं इसको, काइनेटिक साल्टिंग। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे भैया, काइनेटिक साल्टिंग। ये समझ में आया सब लोगों को? इसमें नोट्स नहीं है क्या? एक मिनट मैं एंड कर रहा हूँ।